हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडिया जॉब न्यूज़ यूट्यूब चैनल, आपका अपना चैनल जहां पे हम आपके लिए लेकर आता है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी, वो भी आसान भाषा में। इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक सीरीज की ये हमारी दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने आपको उत्तर प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती की वैकेंसीज के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान की थी। आज भी हम आपके लिए एक नई स्टेट से गवर्नमेंट जॉब लेकर हाजिर हुए हैं जो कि ग्रामीण डाक सेवक की है। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आप तक हमारी सारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आज हम आपके लिए कौन सी स्टेट की ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसी लेकर हाजिर हुए हैं। स्टूडेंट्स, आज की जो जॉब आ रही है वो आ रही है इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से और आंध्र प्रदेश पोस्टल डिपार्टमेंट में ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं। ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या ग्रामीण डाक सेवक, कुल पदों की संख्या है 1355। सैलरी की बात करें तो इस पे आपको 12,000 से लेकर 29,300 तक 80 तक की सैलरी मिलेगी आपको अगर ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो। वहीं पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या ग्रामीण डाक सेवक की पोस्ट के लिए, तो आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 10,000 से लेकर 24,470 के बीच में। अप्लाई आप इसके लिए ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम के अलावा कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है जिसके थ्रू आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप बाय पोस्ट या किसी और माध्यम से अपना आवेदन भेजते हैं तो डिपार्टमेंट द्वारा उसको निरस्त कर दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कोई भी लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी। आपका चयन पूर्णतः तौर पर मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा जो कि सिस्टम द्वारा जनरेट की जाएगी। मेरिट लिस्ट बनाते समय कुछ नियम एवं शर्तों का पालन किया जाएगा जो आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जिन जिन कैंडिडेट्स का नाम मेरिट लिस्ट में आएगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो वो है इंडिया पोस्ट जीडीएस ऑनलाइन .gov.in। इस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, इस वेबसाइट को आपको थोड़े-थोड़े टाइम बाद देखते रहना है अपने ब्राउज़र में खोल के या अपने मोबाइल फ़ोन में, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है, जो भी आगे भविष्य में घोषणाएँ करेगा या आपके लिए कोई नोटिफ़िकेशन होगी, वो आपको इस वेबसाइट के ऊपर आराम से मिल जाएगी। इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आप वहाँ से जाना चाहते हैं तो वहाँ से डायरेक्ट इस लिंक पे जा सकते हैं। वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि किस-किस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए कितनी-कितनी पोस्ट निर्धारित की गई हैं विभाग के द्वारा। तो अगर बात करें हम जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स की तो उनके लिए जो 656 पद रखे गए हैं, 656 पदों के लिए वो अपना नामांकन भेज सकते हैं। वहीं पे अगर अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स की बात करें या फिर पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट्स की बात करें, तो उनके लिए 200 पद निर्धारित किए गए हैं। शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति के कैंडिडेट्स के लिए 170 पद अवेलेबल हैं, जबकि जो कैंडिडेट्स शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति से संबंध रखते हैं और उनके पास इसका प्रमाण भी है, तो वो 88 पदों के ऊपर अपना नामांकन भेज सकते हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैंडिडेट्स की बात करें यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित स्टूडेंट्स हैं या कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए 194 पद आरक्षित हैं। आगे बात कर ले दिव्यांगजन कैंडिडेट्स की, तो दिव्यांगजन में अलग-अलग कैटेगरीज़ होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं दिव्यांगजन यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ कैटेगरी ए की, तो उनके लिए 6 पद रखे गए हैं। डी बी कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात करें तो उनके लिए 20 पद निर्धारित किए गए हैं। वहीं पे पीडब्ल्यूडी सी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 14 पदों का उपलब्धता है। वहीं अगर बात करें पीडब्ल्यूडी डी ई कैटेगरी के कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए कोई भी पद आरक्षित नहीं है इस नोटिफिकेशन के मुताबिक। तो कुल मिलाकर टोटल जो संख्या होती है वो बनती है 1355। इतने पदों के लिए डिपार्टमेंट के पास इस टाइम वैकेंसी खाली है। बात कर लेते हैं जरूरी तिथियों की, तो अप्लाई ऑनलाइन स्टार्ट डेट है वो है 15 जुलाई 2024 और अंतिम तिथि जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की वो है 5 अगस्त 2024। तो अगर आपने अभी तक भी अपना फॉर्म नहीं भरा है तो जल्दी से जाके फॉर्म को फिल कर दें। आगे बात कर लेते हैं फी पेमेंट की लास्ट डेट, मतलब आवेदन शुल्क की जो अंतिम तिथि है वो है 5 अगस्त 2024। प्यारे विद्यार्थियों, मान लीजिए आपने फॉर्म फिल किया और उसमें आपसे कोई त्रुटि हो गई है, कोई गलती हो चुकी है और आप उस गलती को सुधारना चाहते हैं, तो उसके लिए भी विभाग ने एक इंतजाम किया हुआ है। आपको कुछ समय दिया जाएगा जिसके अंतर्गत आप अपनी गलती को सही कर सकते हैं।
तो डिपार्टमेंट ने 6 अगस्त 2024 से लेकर 8 अगस्त 2024 तक 3 दिन आपको दिए हैं। 3 दिन के अंदर-अंदर अगर आपने फॉर्म भरते टाइम कोई गलती करी है, उस गलती को आप सुधार सकते हो। ज़रूरी क्वालिफ़िकेशन, ज़रूरी योग्यता जो इस पोस्ट के लिए है, उसकी अब बात कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है इस वीडियो का, तो इसको ध्यान से देखना है आपने। सबसे पहले तो आपका 10वीं कक्षा पास होना ज़रूरी है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, और 10वीं कक्षा में आपके पास जो विषय होने चाहिए, उनमें से अंग्रेजी और मैथ 2 विषय आपके पास ज़रूरी होने चाहिए। और साथ ही आपको जो आंध्र प्रदेश की लोकल लैंग्वेज है, जो तेलुगु है, उसकी आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। आपको तेलुगु लैंग्वेज लिखना, पढ़ना तथा बोलना तीनों आने चाहिए। कंप्यूटर की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर फील्ड में आजकल कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, तो यहाँ भी होगा, तो आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज, मतलब ऑपरेशनल नॉलेज होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज जो होती है वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, ये जो ब्रांच पोस्ट मास्टर या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जॉब है, इसमें आपको फील्ड पे भी जाना पड़ सकता है। आपको जो है कम से कम साइकिल चलाना आना चाहिए, साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए। इससे ऊपर आपको गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाना आता है तो प्लस पॉइंट है, लेकिन साइकिल कम से कम आपको चलाना आना चाहिए। आगे बात आ जाती है आयु सीमाओं की, किस-किस आयु के लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम कैटेगरी वाइज़ आपको सारी डिटेल बता रहे हैं। सबसे पहले बात कर लें जनरल यानी कि सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए जो कम से कम आयु है वो 18 वर्ष है। दरअसल हर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए कम से कम आयु जो है वो 18 वर्ष ही रहेगी। अधिकतम आयु में थोड़ा फ़र्क है, वो अकॉर्डिंग टू रूल्स है, वो अब हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो अधिकतम आयु सीमा है वो 40 वर्ष है। इसी के साथ अगर बात करें शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के कैंडिडेट्स, तो उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है, यानी कि 5 वर्ष की उनको अधिकतम समय सीमा दी गई है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। अगर बात करें शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए भी 5 वर्ष और ज़्यादा दिए गए हैं इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। वहीं पे अगर बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए जो आयु सीमा है अधिकतम, वो बिल्कुल जनरल कैटेगरी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के बराबर ही है, मतलब वो भी 40 साल तक ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगर दिव्यांगजन कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष रखी गई है। इसी के साथ अगर आपके पास दिव्यांगजन का सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आपके पास अदर बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट है, तो आपके लिए अधिकतम आयु सीमा 53 वर्ष हो जाती है इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए। आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं कि कितना आपकी जेब के ऊपर ये अप्लाई करना भारी पड़ने वाला है। तो कुछ कैटेगरीज़ के कैंडिडेट्स के लिए अच्छी बात है कि उनके लिए कोई फीस नहीं रखी गई, तो क्या है वो अभी जानते हैं। सबसे पहले अगर अनरिज़र्व्ड यानी कि सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट्स की बात करें, तो उनको ₹100 फीस भरनी पड़ेगी इस पोस्ट के अप्लाई करने की। वहीं बात कर लेते हैं ईबीसी या बैकवर्ड क्लास कैटेगरी के कैंडिडेट्स की, तो उनके लिए ₹100 फीस रखी गई है। अनरिज़र्व्ड कैटेगरी यानी कि सामान्य कैटेगरी के बराबर ही उनके लिए फीस रखी गई है। शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से आने वाले कैंडिडेट्स की बात करें, तो उनके लिए कोई फीस नहीं है, वह निःशुल्क इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से अगर बात कर लेते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजन तथा फीमेल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए भी इस पोस्ट पे अप्लाई करने की कोई फीस नहीं है, वो भी बिना किसी शुल्क के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो फीस पेमेंट का आपको कैसे करनी है, मतलब आवेदन शुल्क है वो आपको 4 तरीके से पे कर सकते हो आप। नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। ऑनलाइन के ये चारों जो माध्यम हैं, इनमें से किसी एक का भी प्रयोग करके आप अपना आवेदन शुल्क भेज सकते हैं डिपार्टमेंट को। आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की, चयन प्रक्रिया की। जैसे हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चयन प्रक्रिया जो है वो सिर्फ आपकी मेरिट लिस्ट के आधार पर ही की जाएगी। तो मेरिट लिस्ट कैसे बनाई जाएगी वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जो है आपका जो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसमें कंसीडर किया जाएगा आपके 10th क्लास के नंबर्स को, मतलब कितने आप मार्क्स 10th क्लास में स्कोर करते हो, वो मार्क्स को कंसीडर किया जाएगा। उन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका सिस्टम जो है एक मेरिट लिस्ट जनरेट कर देगा, और बाकी एज फैक्टर या और काफ़ी फैक्टर मैटर करते हैं, वो सारे देखने के बाद एक मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी। मेरिट लिस्ट बनने के बाद जो है आगे का प्रोसेस ये है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आना है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में लेके आने हैं, और साथ ही आपको 2 सेट लेके आने हैं अपने सारे सर्टिफिकेट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ मतलब कि आपके खुद के सिग्नेचर उन सभी कॉपीज़ के ऊपर होने चाहिए। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस को पास करते हो, इसके बाद आगे आपके पास फाइनल मेरिट लिस्ट या फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी। फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में अगर आपका नाम है, तो मतलब आप इस पोस्ट के लिए सेलेक्ट हो चुके हो।
अप्लाई कैसे करना है, ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, ये यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को मुश्किल आती है कि कई बार कहीं कहीं न किसी स्टेप पे आके वो अटक जाते हैं। हमने यहाँ पे इस सारी प्रोसेस को सरल और सीधे भाषा में समझा रखा है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है, जो कि है इंडिया पोस्ट जीडीएस online.gov.in। यहाँ पे जाने के बाद आपने सबसे पहला स्टेप जो फॉलो करना है, वो करना है अपने रजिस्ट्रेशन। अपने आप को पंजीकृत करना है। पंजीकृत किस तरह से करना है, क्या-क्या आपको चाहिए? आपको अपनी ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि या फिर आपका जेंडर, ये सब आपको ये चीज़ें आपको हर बॉक्स में एंटर कर देनी है। 1-2 चीज़ें और पूछी जाएँगी, वो भी एंटर कर देना है। ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आपका पंजीकरण हो चुका है, रजिस्टर आप कर चुके होंगे। उसके बाद स्टेप 2 पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म भरना है। इस फॉर्म में आपसे डिटेल्स आपकी सारी माँगी जाएँगी कि आप कौन-सी कैटेगरी के अंडर अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है, या फिर आपके उसके बाद आपके मार्क्स के बारे में पूछा जाएगा। ये सारी चीज़ें भरने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको जाना है अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पे। अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर को आपने अपलोड करना है डिपार्टमेंट की वेबसाइट के ऊपर। इसका एक प्रॉपर साइज़ है, जिस साइज़ में आपको इस फ़ोटो को अपलोड करना है। अगर आपसे ये इस स्टेप में ज़्यादातर स्टूडेंट्स फँसते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएँ, हम उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ज़रूर बना देंगे। फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है आपका फ़ी पेमेंट का, मतलब आवेदन शुल्क आपने भरना है। आवेदन शुल्क सिर्फ़ जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स और बैकवर्ड क्लास कैटेगरी के कैंडिडेट्स को भरना है, बाकी कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। विद्यार्थियों, ये थी हमारी आंध्र प्रदेश ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती की प्रक्रिया की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो में आप दी हुई जानकारी आपके बहुत काम आई होगी। तो ऐसे ही और वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इस तरह की हम वीडियोज़ आपके लिए इन्फॉर्मेशन से भरी हुई लेके आते रहें, तथा आपको आने वाली गवर्नमेंट जॉब से अवगत करा सकें और आपके गवर्नमेंट जॉब पाने के चांसेस को और ज़्यादा बढ़ा सकें। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद। मिलते हैं हमारी ग्रामीण डाक सेवक सीरीज़ की एक नई वीडियो में एक नए राज्य की ग्रामीण डाक सेवक की वैकेंसीज़ की डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।